Hello everyone, welcome to Free Study. So let's start with Insta July 2020 Current Affairs Compilation PDF and three more videos for this PDF. So after that we will start from August 2020 Current Affairs and let me remind you again that e-admit card has been out. E-admit card आ चुके हैं, आप वेबसाइट पर जाइए, चेक कीजिए एंड इसके साथ साथ सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं प्लीज़ प्रिपेयर बाय योरसेल्फ. ओके, सो 15 डेज़ के जितने भी आपको करंट अफेयर्स करने हैं 10 सितंबर तक 15 सितंबर तक, प्लीज़ विजिट द वेबसाइट डेली. आप इनसाइट्स आईएएस का वेबसाइट डेली देख सकते हैं एंड वहाँ से आप उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए. ठीक है, तो मैं आपको जुलाई के करंट अफेयर कराऊंगी एंड अगस्त का भी फुल कंपाइलेशन कराऊंगी, बट सितंबर का वी विल डू आफ्टर द प्रीलिम्स. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे से. एंड विद दिस लेट मी ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप अगर थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लें. ऑलराइट, एंड क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास है, सो आपको बस यही ध्यान रखना है कि बस कर लीजिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए. आपने मेहनत की होगी तो ज़रूर क्लियर होगा एंड कभी कभी लक से भी हो जाता है, बट जो भी है आप अपनी मेहनत जो है वो निरंतर बरकरार रखिए एंड कंटिन्यू रखिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज. तो डीजी आरपीएफ अरुण कुमार को वाइस चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का. ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, किस लिए होगा? रेलवे के लिए ही है एंड इसीलिए कि वर्ल्ड के अंदर जो रेलवे है उसके स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जाए एंड उसको हम रेल डिप्लोमेसी भी कहते हैं. 1922 में बनी थी, तो आज़ादी से पहले ही बन गया था, 97 ईयर्स पहले बन गया था. रेल ट्रांसपोर्ट को ये प्रमोट करते हैं वर्ल्ड लेवल पर. मोबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंजेस को मीट करना है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखिएगा पेरिस फ्रांस के अंदर है. 144 मेंबर्स हैं जिसके अंदर इंडिया भी इंक्लूडेड है. देन नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. तो ये आपने कोविनेंट एंड नॉन कॉन्विनेंट थोड़े आपने उसके अंदर भी पढ़े होंगे पॉलिटी के अंदर. तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के, उन्होंने राइट टू पीसफुल असेंबली का जो फ्रेश इंटरप्रिटेशन था वो पब्लिश किया एंड कहा कि ये किस तरीके से अप्लाई होता है, गवर्नमेंट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं एंड कमेटी को टास्क दिया गया कि किस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल कोविनेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करें. ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए होता है एंड आर्टिकल 21 यही कहता है कि अगर आप कहीं पे इकट्ठा होते हैं तो राइट टू पीसफुल असेंबली होना चाहिए. इशू क्या है, क्यों ये सामने आया? इसीलिए सामने आया क्योंकि जो अथॉरिटीज़ थे देवर मीन्स स्वेलिंग द डेमोन्स्ट्रेशंस ओवर द इश्यूज़ की पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, रेशियल जस्टिस होता है, कोर्ट से फोर्स यूज़ किया जाता है, जब भी कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है. तो राइट टू पीसफुल असेंबली स्पॉटलाइट के अंदर आ गया. फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 21 में आता है. ह्यूमन राइट्स कमेटी क्या ऑब्जर्व करता है कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है एंड चाहे बच्चे हों, फॉरेन नेशनल्स हों, वुमेन हो, माइग्रेंट वर्कर्स हों, वो सभी राइट टू पीसफुल असेंबली उनके पास है एंड गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्ट करने से मना नहीं कर सकती बाय मेकिंग जनरलाइज्ड रेफरेंसेस टू पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी. गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट नेटवर्क्स को भी ब्लॉक नहीं कर सकती है एंड किसी वेबसाइट को भी क्लोज डाउन नहीं कर सकते अगर कोई पीसफुल असेंबली को प्रमोट करता है. एंड ये जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर्स का भी हक है कि वो असेंबली को मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं. ओके, नाउ देखिए जो इम्प्लीकेशंस हैं इसके अंदर आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग वायलेंट एंड अनलॉफुल वंस. तो इसमें यही बोला अगर कोई मान लीजिए वायलेंट हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है तो उसके बारे में भी छाप सकते हैं. कमिटी का जो इंटरप्रिटेशन है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सॉफ्ट लॉ के तौर पे कंसीडर इसको किया जाए. जो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की. इसे मॉनिटर करता है यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी. ये पार्टीज़ को कमिट करता है कि वो अपने सिविल एंड जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें. ये पार्ट है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का अलॉन्ग विद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये 1976 में इफेक्टिव हुआ था. दोबारा से सुनिएगा. ओके, देन देखिए कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव. तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जो है उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की स्लेवरी के ऊपर एंड एक इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन वॉक फ्री भी है जो काम करती है. वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस वाले दिन जो है वो रिपोर्ट रिलीज़ की गई.
40% जो लोग हैं वो आज भी मॉडर्न स्लेवरी के अंदर रह रहे हैं। एंड हमारे जो एक्शंस हैं कि हम मॉडर्न स्लेवरी को 2030 तक ख़त्म करेंगे, उसके अंदर जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। हर 150 लोगों में से जो एक इंसान होता है वो स्लेवरी के अंदर है, चाहे फिर वो कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ही क्यों ना हो चिल्ड्रन का। 54 कंट्रीज़ में से जो 4 हैं वो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं एंड द रिकॉर्ड गैप्स की विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम्स में भी गैप है। मेरे जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो विक्टिम्स तक पहुंच ही नहीं पाते। इंडिया जो है वो भी इसको फेस कर रहा है एंड ILO का जो 2011 डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन था उसने भी बात सामने लेकर आई। इंडिया जो है उसके अंदर 1/3 चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड की जो 1/3 ब्राइड्स हैं चाइल्ड ब्राइड्स वो इंडिया के अंदर हैं। इंडिया एक वीकेस्ट रिस्पॉन्स है फॉर नेशनल कोऑर्डिनेशन। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक इंडिपेंडेंट, नॉन प्रॉफिट, नॉन पार्टीशन, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1987 में काफ़ी सारे जो कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशंस थे उन्होंने कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव को फाउंड किया था। इसके मेन एम यही है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स को उसके साथ चल सकें एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इंडिया। ठीक है, ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ह्यूमन हेल्थ कॉमन हेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, सो मे बी इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहीं आउटसाइड इंडिया होगा। दिस इज़ फॉर इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। देन देखिए GS3 इंडियन इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सबसे पहले करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 400 मिलियन जो रुपीज़ हैं उनको 400 मिलियन जो डॉलर्स हैं उनका जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी है वो श्रीलंका के साथ की है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है टू फ्रेंडली कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है लोकल करेंसीज में, मींस थर्ड करेंसी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा होता है वो पहले रेट डिसाइड कर लिए जाते हैं विदाउट ब्रिंगिंग, मींस थर्ड करेंसी US डॉलर को बिना बीच में लाए हुए। ओके, सो इस तरीके के अरेंजमेंट में कोई थर्ड कंट्री करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती एंड मींस कोई डर वाली बात नहीं होती है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंडियन मार्केट के अंदर। जो एग्रीड मार्केट है कैपिटल की वो इंडिया को मिलेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी एंड स्टेबिलिटी भी आएगी फॉरेन एक्सचेंज एंड कैपिटल मार्केट्स के अंदर। देन देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ एंड उसके रिलेटेड इश्यूज क्या अराइज होते हैं। तो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCs। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है वो अनाउंस की है NBFCs के लिए एंड HFCs के लिए। किसके थ्रू? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया 13 मार्च 2020 को कि वो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाएंगे 30,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, जो RBI है वो फंड्स प्रोवाइड करेगा एंड जो टोटल अमाउंट होगी वो 30,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनकंडीशनल एंड इररेवोकेबल गारंटी देगा। कौन एलिजिबल है? सभी NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी जो RBI के साथ रजिस्टर्ड हैं RBI एक्ट 1934 के अंदर। लेकिन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के तरीके से जो रजिस्टर्ड हैं वो नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं आएंगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो रजिस्टर्ड हों हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंदर वो भी आएंगे। नाउ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो CRAR होता है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो, या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, मींस 15% एंड 12% जो भी कहा गया है। नेट परफॉर्मिंग एसेट 6% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पिछले लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। नेट प्रॉफिट जो हो कम से कम 1 साल में एंड दे शुड बी रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब सेबी जो है उन्होंने उनको कुछ ग्रेड भी प्रोवाइड किया हो। देन SBI कैप ध्यान रखिएगा, SBI कैप जो है वो एक वही इसको इम्प्लीमेंट करेगी, वो इसकी सब्सिडरी है SBI बैंक की, वो स्पेशल SPV बनाएंगे ताकि इस ऑपरेशन को मैनेज किया जा सके। जो स्कीम है वो 3 महीने के लिए ओपन रहेगी एंड जो पीरियड है लैंडिंग का वो भी 90 डेज तक रहेगा। जो फाइनेंसिंग होगी उसे NBFC यूज़ कर सकते हैं
नाउ कुछ मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स देखेंगे। मेगा फूड पार्क, तो जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर बना है? मिजोरम के अंदर। तो देखो मिजो में जो आता है एंड जोरम तो थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं, तो मिजोरम में खुलेगा जोरम मेगा फूड पार्क। 25,000 लोगों को बेनिफिट देगा, 5,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। ये पहला मेगा फूड पार्क होगा मिजोरम के अंदर। कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसको इम्प्लीमेंट करेगी एंड वो 2008 से ही मेगा फूड पार्क स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एम यही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लिंक किया जाए मार्केट से। तो मैक्सिमम 50 करोड़ रुपीस जो है वो दिए जाएंगे एंड जिसमें 50 एकड़ जो लैंड है विथ ओनली 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा 50% कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा। तो ये एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, हब एंड स्पोक्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसके थ्रू क्रिएट किया जाएगा। ओके एंड इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज़ या कॉपरेटिव्स, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेपरेट एसपीवी बनाएं मेगा फूड पार्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मीन्स अलग से एसपीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। जो कंडीशंस हैं वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। तो ये अब आप देखिए मेगा फूड पार्क, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार खुद से। देन देखिए इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, पीडीएस, टेक्नोलॉजी मिशंस। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च्ड, तो ये एक नई इंडियन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ध्यान रखिएगा इंडिया की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अंदर मीडियम और लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि इन्वेस्टमेंट कीजिए उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे जो पोस्ट हार्वेस्ट मीन्स हार्वेस्ट के बाद जो मैनेजमेंट करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, फार्मिंग एसेट्स का, ठीक है, थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये 2020 से 2029 10 ईयर्स तक इसका ड्यूरेशन है। 1 लाख करोड़ रुपए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन के तौर पे देंगे। किसको? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को, मार्केटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, एफपीओज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, फार्मर्स को, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एंड स्टार्टअप्स को। इंटरेस्ट सबवेंशन अगर लिमिट जो है वो 2 करोड़ तक की है तो इंटरेस्ट जो है वो 3% तक सबवेंट हो सकता है एंड मैक्सिमम ये 7 पीरियड तक अवेलेबल होगा। क्रेडिट गारंटी कवरेज भी अवेलेबल होगा एलिजिबल बोरोअर्स को। किसके थ्रू? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के थ्रू। ये जो फ़ी होगी इस कवरेज की वो गवर्नमेंट पे करेगी। इस फंड को मैनेज करेंगे ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म एंड नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज भी सेटअप किए जाएंगी ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके एंड इफेक्टिव फीडबैक मिल सके। देन देखिए आपका है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनको आप मेंस में भी लिख सकते हैं। तो ये जो बनाई है वो देखिए किन किन ने बनाई है, मतलब काफ़ी सारी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या होगा? एम यही है हंगर को ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, जो 2030 का एजेंडा है उसे फुलफिल करना है। लेटेस्ट एडिशन 13 जुलाई को रिलीज़ किया गया एंड इसके अंदर पूरा देखा जाएगा कॉस्ट कितनी है, अफोर्डेबिलिटी कितनी है। इंडिया से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपकी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है? 1.90 परचेजिंग पावर पैरिटी है पर पर्सन पर डे, मीन्स दे कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट। देन ये जो एनालिसिस है ये पुअर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी बताता है कि गुड डाइट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है एंड ये काफ़ी कम है $1.9। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें 18% जो साउथ एशियंस के लोग हैं वो न्यूट्रिशन एडिक्वेट डाइट भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट एंड 58% हेल्दी डाइट। ओके, जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो मीन्स हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं वो पिछले 3 महीने में कोविड-19 की वजह से और बढ़ गए हैं। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है कोविड-19 बट रीज़न ये हो सकता है। नीड ऑफ द आवर क्या है? पॉवर्टी लाइन को एक तो रीडिफाइन करना होगा क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन है
वो हम जो तेंदुलकर कमेटी ने 2011-12 में बताई थी, उसी को यूज़ कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में 27 पर डे, अर्बन एरियाज़ में 33 पर डे। तो अब इसको थोड़ा चेंज करना होगा। अगर हमें माल न्यूट्रिशन, फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना है तो हमें हेल्दी डाइट्स के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। 3 तरीके की डाइट होती हैं। एक होता है बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट। तो बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट मीन्स कि आपका जो विमेन है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई हेल्दी यंग विमेन है 30 ईयर्स की, तो उसे 2329 जो किलो कैलोरीज हैं वो कंज्यूम करनी चाहिए। सो दिस इज द कैलोरी इनटेक, मीन्स इट मस्ट मेट बाय कंज्यूमिंग ओनली द चीपेस्ट स्टार्ची सीरियल अवेलेबल। ठीक है, जैसे आपने दाल वगैरह खा ली। न्यूट्रिशियस एडिक्वेट डाइट कौन सी होती है, जहाँ पे 23 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लेने होते हैं, एंड इसके अंदर लीस्ट कॉस्ट आइटम्स होते हैं। हेल्दी डाइट क्या होती है, जहाँ पे आप कैलोरी नॉर्म्स को तो फुलफिल करेंगे ही, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट नॉर्म को भी कंप्लीट करेंगे, साथ में आप कुछ डाइवर्स डाइट भी लेंगे। नाउ कॉस्ट क्या रहती है एनर्जी एफिशिएंट डाइट की, जैसे जैसे मीन्स आपकी डाइट बढ़ती चली जाएगी। जैसे पहले बेसिक है तो 1.9 मीन्स डॉलर पर डे। न्यूट्रिएंट्स अगर आप ले रहे हैं तो $2.12, हेल्दी ले रहे हैं तो 4.07। तो हेल्दी डाइट में क्या आता है, जिसके अंदर $4.07 वन डे है, वही 30 ग्राम सीरियल, 30 ग्राम पल्सेस, 50 ग्राम मीट चिकन या फिर फिश, 50 ग्राम एग्स, 100 ग्राम मिल्क, 100 ग्राम वेजिटेबल्स, फ्रूट 5 ग्राम ऑयल। एंड इंडिया की जो रिकमेंडेशन है वो 6 ग्रुप्स में है, जैसे कि स्टार्ची स्टेपल्स, प्रोटीन रिच फूड, डेयरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फैट्स। अब हम आ जाते हैं लिबरलाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी पर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर क्या इफेक्ट होगा। तो प्री पैक्स क्या हैं अंडर द प्रेजेंट इंसॉल्वेंसी रिजाइम। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई है कि आप जो करंट इंसॉल्वेंसी रिजाइम है उसके जो प्री पैक्स हैं उसको देखिए, ताकि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है वो फास्ट हो सके आईबीसी कोड के अंदर। प्री पैक क्या है, प्री पैकेज जिसको इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं, ये एक एग्रीमेंट है ताकि रिजोल्यूशन हो सके डेप्ट का ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी, मीन्स जो दिवालिया हो चुकी हो। ये एक एग्रीमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में, एंड ये जो प्रोसेस होती है इसको 90 डेज़ में कंप्लीट करना होता है। प्री पैक एक तो फास्टर होती है, इसके अंदर जो प्रोसेस होती हैं वो मच फास्टर होती हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, इससे जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पर जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। एंड जो इनकम्बेंट मैनेजमेंट होती है, इट रिटेन्स द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, जब तक कि फाइनेंशियल मतलब फाइनल जो एग्रीमेंट है वो ना पहुँच जाए तब तक जो कंट्रोल में रहता है, एंड फिर जो कंट्रोल है वो बाहर जाता है। एंड जो डिस्ट्रेस्ड कंपनी है वो तब तक अपने जो ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू रख सकती है, क्योंकि अगर देखिए ऑल्सो जो फाइनेंशियल तो क्योंकि वो कंटिन्यू रख सकती हैं तो उससे हो सकता है थोड़ा और डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो ड्रॉबैक्स क्या होते हैं प्री पैक के, एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को कंपेयर करें CIRP से, जैसे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं वो एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं प्राइवेटली, नॉट थ्रू ओपन बिडिंग प्रोसेस, तो उससे थ्रू जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाती है, कमी। मीन्स ट्रांसपेरेंसी मीन्स सारी जानकारी नहीं मिल रही। इससे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो क्वेश्चंस उठा सकते हैं कि भाई उन्हें भी फेयर ट्रीटमेंट मिले। एंड जो क्या हमें डू वी नीड प्री पैक्स, तो प्री पैक्स की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि देखिए स्लो, अगर हमें फास्ट काम कराना है तो हमें स्लो प्रोग्रेस से दूर जाना होगा। तो डिस्ट्रेस्ड कंपनी से पैसा निकलवाना इज़ सच अ स्लो प्रोसेस, एंड उसके अंदर इतने सारे की इश्यूज होते हैं जो क्रेडिटर्स उठाते हैं, तो जिसकी वजह से देरी होती है। जैसे कि अभी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर्स 2170 चल रहे हैं, जिनमें से 738 को 270 से भी ज़्यादा दिन लग गए हैं। ठीक है, एंड वो अपनी इंसॉल्वेंसी को कंप्लीट नहीं करवा पाए हैं। तो स्टेक होल्डर्स जो होंगे इसके अंदर आईबीसी के अंदर, वो इसको कंप्लीट कर लेंगे विद इन 330 डेज ऑफ द इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। नाउ वी विल रीड अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने दोबारा से अपनी जो वो प्रोसेस है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कीजिए कि वो सर्टेन ट्रेन्स जो है नेटवर्क पर चलाएं, एंड रिक्वेस्ट भी उन्होंने इनवाइट की हैं फॉर क्वालिफिकेशंस। तो 100 रूट्स के लिए एंड 150 मॉडर्न ट्रेन्स।
इससे जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 करोड़ का हो जाएगा। जो ट्रेन सेट्स होंगी उन्हें प्राइवेट ऑपरेटर्स ही चलाएंगे एंड वो ही उन्हें मेंटेन करेंगे। जो फेयर्स होंगे वो कॉम्पिटिटिव होंगे। जो प्राइजेज होंगे वो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह होंगे, जैसे एयरलाइंस, बसेस की तरह। जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है इट विल ओनली बी 5% ऑफ टोटल ऑपरेशंस ऑफ द रेलवेज। 95% जो ट्रेन होंगी वो अभी भी इंडियन रेलवेज ही चलाएगी, सिर्फ 5% ही प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। किस लिए? ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो सके रोलिंग स्टॉक के लिए, ट्रांजिट टाइम कम हो सके, जॉब क्रिएशन बढ़े, सेफ्टी बढ़े, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सके पैसेंजर्स को एंड डिमांड सप्लाई डेफिसिट भी क्या हो सके, कम हो सके। इसको किसने रिकमेंड किया था? बिबेक देब्रॉय कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए रोलिंग स्टॉक का, मीन्स वेगोन्स का एंड कोचेस का। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी मिलेगी एंड हाई फेयर्स तो देखिए होंगे ही, कम एक्सीडेंट्स होंगे। एंड इससे कम एक्सीडेंट कैसे होंगे? क्योंकि मे बी दे विल यूज़ सम गुड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल कि उससे थोड़े एक्सीडेंट्स कम हो। एंड इसके नुकसान क्या हैं? ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स की जो कवरेज लिमिटेड टू ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स, क्योंकि जो इंडियन रेलवेज़ है वो गवर्नमेंट ओन्ड ही रहती है एंड अगर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा देन लेट्स सी व्हाट हैपन। सो फेयर्स जो होंगे वो थोड़े हाई होंगे। अकाउंटेबिलिटी कैसे रहेगी? अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन करने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं अपने डीलिंग्स में एंड वो अपने गवर्नेंस सीक्रेट्स भी नहीं शेयर करती। तो इस तरीके से थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम आए, बट अदरवाइज इट इज गुड। देन देखिए NHAI टू रैंक रोड्स फॉर क्वालिटी सर्विस। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो रोड को रैंक देगा कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं रोड्स को। ओके, तो ये परफॉर्मेंस उनकी असेस करेंगे एंड हाईवेज को रैंकिंग देंगे। इसके अंदर हाईवे की एफिशिएंसी देखी जाएगी, सेफ्टी देखी जाएगी एंड यूज़र की सर्विसेज देखी जाएगी, और भी जैसे ATMS फैसिलिटी देखी जाएगी, ठीक है, टोल प्लाजा एंड ऑल, ये सब तो देखा जाएगा ही। एंड फिर इसके अंदर ये आप 3-4 मॉडल ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका BOT एन्युटी मॉडल। BOT मतलब बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसके अंदर क्या होता है, जो भी डेवलपर होता है, मान लीजिए कोई भी डेवलपर है, उसने हाईवे बना दिया, कुछ टाइम तक उसको चलाया एंड फिर वो उसको सरकार को दे देता है। एक होता है आपका EPC मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसको सभी जो कॉस्ट होती हैं वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ही देखता है, गवर्नमेंट इसको बनाता है, गवर्नमेंट सिर्फ नॉलेज लेता है किससे? प्राइवेट प्लेयर्स से। देन देखिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इन दोनों का मिक्स है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 40% कॉस्ट देता है पहले 5 साल के लिए एंड बाकी जो पेमेंट होगी वो जब एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे तो तब मिलेगी। तो तब तक जो डेवलपर है वो बाकी 60% जो पैसा होता है वो लोन्स वगैरह से लेता है एंड डेवलपर के पास कोई टोल राइट नहीं होती। जो रिवेन्यू कलेक्शन का काम है वो NHAI का ही रहता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन देखिए रीवा सोलर प्रोजेक्ट। रीवा सोलर प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। रीवा मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ इसको लोकेट किया जाएगा एंड ये जो सोलर पार्क है इसे बनाएगी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। देन ये ध्यान रखिएगा, इसके जो ये एक मॉडल रहेगा दूसरे स्टेट्स के लिए भी। वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड है वो भी इसको मिला था इनोवेशन एंड एक्सेलेंस के लिए एंड ये बुक में भी इंक्लूड किया गया है, अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स के अंदर। ये पहला रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि एक इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को दे रहे हैं आउटसाइड द स्टेट। जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया की कमिटमेंट देख रहा है कि क्या जो 175 गीगावाट का जो हमने टारगेट रखा है 2022 तक, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर 100 जो गीगावाट है वो सोलर से ही हमें यूज़ करना है। साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। सतत इनिशिएटिव। तो सतत इनिशिएटिव किसका है? इंडियन ऑयल, NTPC एंड SDMC तीनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है कि वेस्ट टू एनर्जी, जो मीन्स एक तरीके से वेस्ट जो चीज़ होती है उसके थ्रू एनर्जी बनाओ। एंड दिल्ली के ओखला लैंडफिल साइट के अंदर इसको यूज़ भी किया जाता है। वो 17,500 टन पर एनम बनाते हैं, रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल बनाते हैं वेस्ट को, मींस सिंगैस के अंदर जनरेट करके। ये एक सतत स्कीम है ताकि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स बन सकें। सतत का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स जो होते हैं वो सेटअप किए जाते हैं।
मल्टीपल बेनिफिट्स तो रहेंगे ही, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, नेशनल कमिटमेंट्स को सपोर्ट मिलेगा, नेचुरल गैस के इंपोर्ट में कमी आएगी, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में कमी आएगी। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन से बनती है, जो भी वेस्ट या जो भी बायोमास जो सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, मीन्स एक तरीके से कचरे से। तो प्योरीफिकेशन के बाद उसे कंप्रेस किया जाता है एंड फिर वो हो जाती है कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसके अंदर प्योर मीथेन कंटेंट होता है 95% का। तो CBG एक कंप्रेस्ड बायोगैस है जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल नेचुरल गैस की तरह ही होती है एंड सिमिलर होती है CNG की तरह ही। तो ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए सतत का फुल फॉर्म भी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ही है। ये देखिए, ये वेस्ट है, ये वेस्ट आपका कलेक्ट हो गया है, ये प्लांट में गया एंड प्लांट में इसको यूज़ करके कन्वर्टेड हीट प्रोसेस को यूज़ करके फ्यूल की तरह कार में यूज़ किया जा सकता है, गैस की तरह घरों में यूज़ किया जा सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी की तरह टावर्स में यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो पोटेंशियल है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन का अलग अलग सोर्सेज से, इससे 62 मिलियन टन पर एनम जो CBG है वो बन सकती है एंड इसे इंटीग्रेट किया जाएगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ओके, ये क्लीनर एंड अफोर्डेबल फ्यूल भी है। देन देखिए बायोफ्यूल्स, तो IIT हैदराबाद ने कुछ कॉम्पिटिशनल मेथड्स स्टार्ट किए हैं कि फ्यूल सेक्टर्स बायोफ्यूल्स यहाँ पर लाए जाएं। जो कॉस्ट एसोसिएटेड है वो ये है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है बायो इथेनॉल की वो होती है 43%, इंपोर्ट में लगता है खर्चा 25%, ट्रांसपोर्ट में 17%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 15% एंड इन्वेंट्री में 0.43%। जो ये मॉडल है वो ये भी शो करता है कि 40% जो कैपेसिटी है वो डिमांड को पूरा कर सकता है। बायोफ्यूल्स हमने लास्ट ईयर भी काफ़ी बार पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट है, चाहे फिर वो हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन हो। होते क्या है बायोफ्यूल? हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड मीन्स जैसे आप लकड़ी या सूखे घास पत्ते आपने देखे होंगे, लिक्विड में जैसे बायो इथेनॉल आपका बनता है ना पेट्रोल एंड डीजल के साथ। देन गैसियस बायोगैस, फर्स्ट जनरेशन ध्यान रखिएगा कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स होते हैं एंड इसमें सभी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। सेकंड जनरेशन में सस्टेनेबल फीड स्टॉक होते हैं एंड जो आपके थर्ड जनरेशन होते हैं उसके अंदर एल्गी से बायोफ्यूल ड्राइव होता है। जो फोर्थ जनरेशन होते हैं उसके अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बायोफ्यूल बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 2014 से ही कोशिश कर रही है इथेनॉल बनाने की भी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 भी पास किया था जून 2018 में, जिसके अंदर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल के साथ एंड 5% होगी डीजल के साथ। लिखा नहीं है यहाँ पे लेकिन हमने काफ़ी बार किया हुआ है। 20% पेट्रोल के साथ है, 5% डीजल के साथ है एंड जो गवर्नमेंट है वो प्राइस भी इंक्रीज़ करेगी सी हैवी मोलासिस बेस्ड इथेनॉल का। अब हम आ जाते हैं इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक। तो ये कहाँ बना है? दिल्ली के अंदर बना है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस के अंदर। यहाँ पे हमें देखना है कि प्लाज्मा जो है जो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए चाहिए वो आसानी से अवेलेबल हो। तो प्लाज्मा आपका जो फंक्शन करता है, आई थिंक इसको फोर्थ स्टेट भी बोलते हैं, प्लाज्मा को ही बोलते हैं शायद। प्लाज्मा बैंक जो है वो ब्लड बैंक की तरह काम करता है एंड जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा कारगर साबित हुआ है। कौन प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं? अगर दोज हु हैड द डिजीज़ लेकिन वो रिकवर हो गए, ठीक है, डोनेशन देने से पहले, मीन्स वही लोग जिनको कोविड-19 था तो 14 डेज जब उनको हो गए हैं, रिकवर हुए, तो फिर वो उनको दे सकते हैं। 18 से 60 की बीच में एज होनी चाहिए, वेट जो है वो 50 kg से कम नहीं होना चाहिए एंड अगर कोई विमेन है और मीन्स जिन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया हो वो एलिजिबल नहीं है। देन प्लाज्मा डोनेशन ब्लड डोनेशन से कैसे डिफरेंट है? प्लाज्मा जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड द अदर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर रिटर्न टू द बॉडी, ठीक है। तो सिर्फ प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। आई डोंट नो द होल प्रोसेस। ब्लड के अंदर क्योंकि काफ़ी सारे और कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे कि RBC, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। तो 500 ml जो प्लाज्मा है वो डोनेट किया जा सकता है हर 2 वीक्स के अंदर। प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करेगी? वही लोग जो कोविड-19 सिकनेस से रिकवर किए हैं उनका ब्लड लिया जाएगा, सीरम को सेपरेट किया जाएगा, वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को स्क्रीन किया जाएगा, कॉन्वलेसेंट सीरम जो ब्लड सीरम होता है उसे ऑब्टेन किया जाएगा एंड ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। तो इससे 3 से 4 दिन जो है अगर एंटीबॉडी सीरम दिया जाए एंड ये रिसिपेंट के पास 3 से 4 दिन रह जाए तो जो सिक पर्सन है वो भी रिकवर कर जाएगा। ये स्टडीज़ ने भी कंफर्म किया है।
रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके का केमिकल स्ट्रक्चर है, किस तरीके का फेज है, क्या क्रिस्टैलिनिटी है, क्या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। रमन स्कैटर एक लाइट स्कैटरिंग टेक्निक है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है वो इंसिडेंट लाइट जब आती है उसको स्कैटर कर देता है। एंड ये हमने आई थिंक लास्ट मंथ के करंट अफेयर में भी किया है। मोस्ट ऑफ द जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो सेम वेवलेंथ की होती है एंड ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती, उसे कहते हैं रेले स्कैटर। एंड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट होती है अगर वो स्कैटर हो डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर, सो वो डिपेंड होगी किसके एनालाइट के केमिकल स्ट्रक्चर पे, जिसे कहेंगे रमन स्कैटर। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसीलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि जो सलाइवा सैंपल्स होते हैं उसमें आरएनए वायरसेस को डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, सो इसको विद इन अ मिनट परफॉर्म किया जा सकता है। ये थोड़ा आप ये वाला डायग्राम भी देख लीजिएगा, ये लेज़र है, ये एंटी स्टॉक्स रमन स्कैटरिंग है, ये रिले स्कैटरिंग है, थोड़े ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। अब आ जाते हैं हम नेशनल बायोफार्मा मिशन। तो BIRAC ने लॉन्च किया है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, I से इंडस्ट्री, R से रिसर्च, A से असिस्टेंस, C से काउंसिल। इन्होंने ये लॉन्च किया है प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है ZyCoV-D की, डेवलप किया है जाइडस, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसको फंड दिए हैं। पहली बार मीन्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है इंडिया के अंदर। नेशनल बायोफार्मा मिशन जो है वो एक इंडस्ट्रियली अकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन है ताकि बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, 1500 करोड़ की लागत लगी थी, 50% जो फंड था वो वर्ल्ड बैंक से लिया था। इसको बिरैक, वो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बता दी, उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के CHAdOx1 कोविड-19 वैक्सीन क्या है। तो ये डेवलप की है ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर, एंड ये सेफ पाई गई है। ये एक नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इस वैक्सीन को एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस से बनाया गया है जो कि चिंपैंजीज के अंदर भी कॉमन कोल्ड क्रिएट करता है। तो ये कैसे काम करता है, ये ह्यूमंस के अंदर एप्लीकेट नहीं होता बट इट विल एंटर द सेल एंड एक कोड रिलीज करेगा, दैट इज़ अ स्पाइक प्रोटीन। जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इसको मीन्स रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड एंटीबॉडीज़ बनाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। जब इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी तो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो वायरस पर अटैक करेंगी। ओके, एंड अगर कोई SARS-CoV-2 वायरस से इन्फेक्टेड होगा तो वो इससे क्या हो जाएगा, निजात पा लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कोविड-19 ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल। तो ये चिंपांजी एडिनोविरस है, इसको मॉडिफाई किया गया है। देन ये आपका यहाँ आ गया, दैट इज़ ए वायरल वेक्टर अनेबल टू कॉज डिसीज। फिर ये CoV-2 वैक्सीन बन गया। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका SARS-CoV-2 वायरस है, ये स्पाइक प्रोटीन इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए जो सेल्स एक्सप्रेस स्पाइक प्रोटीन, बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी एंड अगर इन्फेक्टेड होगा तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, SARS-CoV-2 वायरस को किल कर देगा। ये कुछ और वैक्सीन्स हैं, एक है आपकी इनएक्टिवेटेड means that were killed making them unable to infect and applicate. Then non replicating viral vector, ये एक weakened genetically modified version को यूज़ करते हैं। प्रोटीन सब यूनिट, ये मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं टारगेटेड फैशन के अंदर। RNA, सच वैक्सीन जो होते हैं वो RNA मैसेंजर को यूज़ करते हैं। DNA, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड DNA को यूज़ करते हैं। नाउ काकरा पर एटॉमिक प्लांट अचीव्स क्रिटिकलिटी। तो जो थर्ड यूनिट है गुजरात के अंदर काकरा पर एटॉमिक पावर प्लांट, उसने क्रिटिकलिटी अचीव की है। तो ये पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है एंड इसको 6 में 1993 को बनाया गया था, दूसरा 1995 में बनाया गया, कैनेडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जो थर्ड रिएक्टर है वो फ्रंट रनर रहा एंड 4 यूनिट 700 MVE रिएक्टर की उसे भी अभी बनाया गया है काकरा पर और रावत भाटा इज इन राजस्थान। एंड जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो 2% से भी कम है, ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हमारी 2% से भी कम है।
नाउ इसका अचीवमेंट, ये एक बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेरिएंट है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का। तो इससे नेचुरल यूरेनियम को यूज़ किया जाएगा एंड जो हैवी वाटर होगा वो कूलेंट एंड मॉडरेटर की तरह काम आएगा। तो ये इसका सारा प्रोसेस है, मन करे तो रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन लीव इट। देन देखिए, नासा रिसर्च सेज, कुछ अवेयरनेस इन स्पेस के टॉपिक्स। नासा रिसर्च सेज दैट द मून इज मोर मेटालिक देन थॉट बिफोर। तो नासा का जो LRO ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है, लास्ट ईयर हमने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा है कि मून का जो सब सरफेस है उसके अंदर ज़्यादा मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि आयरन एंड टिटेनियम, जितना हमने सोचे भी नहीं है। एंड इसे ऑब्जर्व किया मिनिएचर रेडियो फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट ने। ये जो फाइंडिंग्स हैं इसे बैक किया मेटल ऑक्साइड मैप्स ने फ्रॉम द LRO वाइड एंगल कैमरा, जापान कैगुआ मिशन एंड नासाज लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट। कैसे इसको डिस्कवर किया गया है? LRO जो मिनी RF इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विद इन लूनर सॉइल। इसे डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये डायरेक्टली लिंक होते हैं मैटर मिनरल से। एंड ध्यान रखिएगा, आयरन एंड टिटेनियम ऑक्साइड यहाँ पर मिल सकते हैं बीनीथ द मून सरफेस। मून कैसे क्रिएट हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था। प्लैनेट के ये जो एक पीस था, आपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, NCERT आई थिंक 11th में है। तो उस तरीके से जो मास साइज्ड प्लूटो प्लैनेट था उससे मून का क्रिएशन हुआ। तो यही हाइपोथेसिस है। एंड अर्थ के क्रस्ट के अंदर इतने आयरन ऑक्साइड नहीं है जितने मून के पास हैं। इसका रीज़न ये माना जा रहा है कि जो मून जो था वो एक ऐसे मटेरियल से बना जो कि अर्थ के सरफेस में काफ़ी डीप था। एंड वी ऑल नो कि अर्थ के सरफेस के अंदर जो अर्थ का जो इनर है वहाँ पे बहुत काफ़ी सारी चीज़ें डेंस हैं। तो LRO मिशन था मून का कि न्यू विजन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। एंड यहाँ पे जो ये मैप्स लेना चाहते हैं लूनर सरफेस के, मून के रेडिएशन लेवल्स को स्टडी करना चाहते हैं, मून के पोलर रीजन्स को भी। ओके, सो आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। 2 वीडियोस और आएंगी, आफ्टर दैट आपका ये जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ लिथियम इन स्टार, तो 40 ईयर ओल्ड पजल की जो स्टार्स के अंदर प्रोडक्शन ऑफ लिथियम है, ये है क्या? तो एक्चुअली में जो स्टार्स होते हैं वो लिथियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एज दे इन्वॉल्व इनटू रेड जायंट्स। एंड प्लैनेट्स के पास ज़्यादा लिथियम होता है, स्टार्स के पास इतना नहीं होता। कुछ स्टार्स के पास है लिथियम। एंड जो ये प्लैनेट इनगल्फमेंट थ्योरी है ये बहुत पॉपुलर है कि जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं वो स्टार के लिथियम जो कंटेंट है उसको बढ़ा सकते हैं अगर वो स्टार के एटमॉस्फेयर से मीन्स प्लंज अप हो जाएं एंड व्हेन द लेटर बिकम रेड जायंट्स, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, उनको मीन्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब स्टार्स जो होंगे वो रेड जायंट स्टेज से आगे चले जाएंगे तो रेड क्लम्प स्टेज के अंदर आएंगे एंड फिर वहाँ वो लिथियम को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ हीलियम फ्लैश। तो बिग बैंग न्यूक्लियो सिंथेसिस जो है वो भी यही कहती है कि जो 25% हमारा यूनिवर्स के अंदर हीलियम है एंड ये भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि 0.01% ड्यूटेरियम भी है। ये काफ़ी सारे कॉस्मोलॉजिस्ट ने बिलीव किया है। सो ये जब बिग बैंग आपने पढ़ी होगी, बिग बैंग जो वो आपकी थ्योरी है कि किस तरीके से यूनिवर्स जो है वो अभी भी एक्सपैंड कर रहा है एंड 10 सेकेंड से 20 मिनट्स के बीच में ये बन गई थी। तो लिथियम जो पहली बार प्रोड्यूस हुआ था बिग बैंग में मीन्स 13.7 बिलियन ईयर अगो पहले। एंड जो इसका प्रेजेंस अबंडेंस है वो तो उस टाइम से 4 गुना ज़्यादा हो गया है, बट स्टार्स में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, सो बाकी पेजेस हम कल करते हैं एंड फिर एक वीडियो और आएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वो बाहर आ चुके हैं, आपके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, प्लीज़ चेक देम आउट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। रिजल्ट आपके सामने भी जल्दी ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू।